हेलो सभी को, सार्थक फिजिक्स में स्वागत है। चलिए बात करते हैं जो हम लोग का टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज मीन्स हमेशा इंटीग्रल नंबर में एग्जिस्ट करता है, कभी भी ये फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.6 इलेक्ट्रॉन या 11/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे समथिंग फ्रैक्शन में हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि इन जैसे मान के लिए कि जैसे कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए मार्कर है, समथिंग एग्जाम्पल लीजिए मार्कर का। ये मार्कर का भी आधा बेचा जा सकता है किसी को हाफ में, इसको तोड़ के कि चलो भाई आधा हम दे दिए, तुम ले जाओ आधा, आधा हम ले लिए, कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका जो बनावट है, ये जो डिजाइन किया गया है, एक सिंगल पीस के लिए डिजाइन किया गया कि जब भी रहेगा तो ऐसा रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये खराब हो गया, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो उसी तरह सेम टू सेम चार्ज जो होता है ना, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, मतलब हमेशा इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। मतलब जैसे कोई चार्ज अगर मान लीजिए कि रखा हुआ है कहीं पे, चार्ज अगर रखा हुआ है कहीं पे, मान लीजिए कि 500 कूलम ऐसा चार्ज रखा हुआ है, तो 500 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि उस 500 कूलम में अगर पूछा जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हो सकता है कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 लाख इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर में होंगे, यानी कुछ नंबर ऑफ कुछ ना कुछ वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एज ए एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, चार्ज का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो हम लोग उसी के हेल्प से क्या करते हैं, बाकी सारा चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, काउंट कर पाते हैं हम लोग। तो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। तो वहीं अगर कहीं भी चार्ज रखा हुआ है तो उसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, 20 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। टोटल चार्ज मान लीजिए कि 1 कूलम है, तब पूछा जाएगा 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 कूलम में कितना, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। बात समझ में आए। तो वही चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है। तो आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे कि चार्ज क्वांटाइज का मतलब हुआ कि हमेशा एग्जिस्ट जब भी करेगा तो एक इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 10, जैसे मार्कर की बात करें तो 5 मार्कर बोल सकते हैं, 6 मार्कर, 10 मार्कर, 50 मार्कर, 100 मार्कर। बट हम लोग बोले कि 20.5 मार्कर्स हमारे पास है, तो ये जो लाइन है, सेंटेंस है, ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि 25.5 मार्कर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कभी फ्रैक्शन में कभी मार्कर्स होगा ही नहीं। क्योंकि जब भी एग्जिस्ट करेगा फ्रैक्शन, जब भी एग्जिस्ट करेगा इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह सेम टू सेम चार्ज होता है। और ये जो मार्कर हुआ, ये मार्कर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट हुआ, मतलब एक सिंगल पीस में एग्जिस्ट कर। उसी तरह चार्ज भी जो होता है ना, चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ में आया। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे देखा जाता है, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर चार्ज रखा हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर चार्ज रखा हुआ, बहुत सारा चार्ज यहाँ पर रख दिया गया, अब बोलते जाए कि मान लीजिए कि 100 कूलम है, बताइए कि इसमें हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द 100 कूलम्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 इक्वल टू एन ई कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 100 बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम यहाँ पर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब भी यहाँ पे एग्जिस्ट, जब भी आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। अब जो भी इंटीजर आएगा वो कैलकुलेट, आफ्टर कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, बट जब भी होगा इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिक्स कर ही देता है इसके बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी बहुत अच्छे से इसको पूछा जाता है, बोर्ड के, वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे एज द एग्जांपल, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के यहाँ पर रखा हुआ है, वो
Q1 और Q2 यहाँ पे साइन हम रख दिए हैं प्लस माइनस, मतलब ऊपर वाला प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब सेम साइन का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मतलब हम दोनों एक साथ कर दिए ताकि हम लोग का लंबा ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज है तो क्या होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वही यहाँ पे अनलाइक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के बीच में क्या लग रहा हुआ, एक फोर्स लग रहा हुआ। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स जो थे एक साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है, और उसने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम लोग क्या करते हैं, बात बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगता है, जब भी लगता है इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स लगता है। जैसे ये वाला फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे जो चार्ज पे देखा जाता है, इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, इसलिए हम लोग F12 लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और इस पे F21 लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है K Q1 Q2 बाई क्या होता है, R स्क्वायर होता है। क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज जो फोर्स लगते हैं कूलम्ब्स लॉ में, दोनों चार्ज पे इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा एक दूसरे के ओपोजिट, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिएगा, बाकी आप लोग डायरेक्शन के साथ क्या कर सकते हैं, इसके साइन मतलब कि डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, साइन मतलब जो भी साइन वगैरह जो रहेगा वो मैनेज हो जाएगा डायरेक्शन में, आप लोग डायरेक्शन में आप लोग मैनेज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे K Q1 Q2 बाई K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो K का जो वैल्यू होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, SI यूनिट में वैल्यू है, ठीक है। आपको हो सकता है कभी क्वेश्चन में CGS यूनिट में आपको फंसा सकता है क्वेश्चन में कि K का वैल्यू CGS यूनिट में क्या हुआ, या ऐसे समथिंग डायरेक्ट बोल देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, K। अब नीचे में ऑप्शन में दे देगा सारे जो वैल्यू रहेंगे उस वहाँ पे यूनिट के साथ आपको हो सकता है दे देगा कि हाँ सब यूनिट जो होगा CGS में दे देगा। जैसे यहाँ पे न्यूटन है तो डाइन दे देगा, मीटर है तो सेंटीमीटर दे देगा, CGS कूलम्ब है तो कूलम्ब्स का CGS यूनिट जो होता है ESE होता है, तो ESE में एक बार समथिंग में दे देगा और ये वैल्यू लिख देगा। आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू आता है जब भी SI यूनिट में आता है 9 × 10⁹, ठीक है। जहाँ पे ε0 जो हम लोग बोलते हैं, ε0 को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, जहाँ पे ε0 का हम लोग का वैल्यू जो होता है 8.85 × 10⁻²। ये भी जो होता है SI यूनिट में ही होता है, ठीक है। अगला बात करें तो एप्सिलॉन जो होता है इसी का भाई है, ε0 का साथ में ही रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम का परमिटिविटी को बोलते हैं, ठीक है। εr रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। जो आप लोग कैपेसिटर के अंदर आप लोग देखे होंगे कि किसी कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को जब फिल किया जाता है कैपेसिटर के अंदर, तो उसका एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहीं εr को हम लोग दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर पढ़ा है इसमें हम लोग εr ही जनरली लिखा जाता है। किसी क्वेश्चन में कहीं उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा जाता है, जहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। जनरली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कैपेसिटर का वाला चैप्टर जो होता है उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मतलब इस लैंग्वेज से वहाँ पे ε रिलेटिव परमिटिविटी थोड़ा कम यूज किया जाता है। बात करें एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है ε0 × εr होता है, ठीक है। εr = K होता है, जो K का वैल्यू जो होता है यानी εr का जो वैल्यू होता है वो K हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है, 1 या 1 से हमेशा ग्रेटर रहेगा, ठीक है। एयर के लिए जो होता है εr का वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो 1 होता है। यहाँ तक समझ में आया। बात करें कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कूलम्ब्स लॉ जब भी वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है, क्योंकि इसमें लिखाया नहीं जा रहा, हर चीज़ लिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग का रिवीजन क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो इसमें अगर हर चीज़ हम पूरा A to Z चीज़ लिखने लगे तो समझिए कि एकदम प्रॉपर क्लासेस चल रही है, तो फिर तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनेगा, फिर आप लोग देखने से भी दूर भागिएगा। तो हम लोग उस तरह से इस लेक्चर को करना है ताकि हम लोग आप लोग एक बार ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उसको बस एक बार रिकैप करना और इस पर क्वेश्चन लगाना अच्छे तरीक़े से। तो इसलिए सारे बातें हम लिख नहीं सकते, बट हम कुछ से बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम बोल दे रहे हैं। अगर आपसे पॉसिबल होगा तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
जब भी एक कुलम्स लॉ जब भी लगता है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। क्या होता है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, कभी बड़े बड़े चार्ज के लिए नहीं होता है। ओके। दूसरी बात कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है एग्जाम में, जनरली हम देखे हुए एग्जाम में पूछते हुए कि जैसे दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच में अगर एक तीसरा चार्ज को ला कर रख देते हैं, या ऐसा समझ जाइए कि यहाँ पे एक वाल हम बना दें, दीवार अपने तरफ से, ठीक है, ऐसे कुछ रख दें यहाँ पे और जैसे मान लीजिए अभी हम हाथ यहाँ पे हम रख दिए। अगर पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में जो चार्ज है, दोनों जो चार्ज है, क्या दोनों चार्ज पे जो फोर्स लग रहा वही जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या वही होगा? या कभी कभी ऐसा थर्ड चार्ज पूछ देता है, यहाँ पे थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज लग देगा। उसके बाद पूछेगा कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक जो फोर्स अप्लाइड हो रहा था वो फोर्स चेंज हो गया या अभी वही है? तो ये दोनों के बीच में अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी वही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। वो तीसरा कोई भी चीज़ इसके बीच में आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोग देखें कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या तीसरा किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है? नहीं। K में जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मीडियम के बारे में बात करता है। जब इस चार्ज को हम लोग किसी और मीडियम में लेके चले जाएंगे देन फोर्स विल बी चेंज। बट अगर इसके बीच में तीसरा कोई चार्ज अगर रख दें तो इस दोनों पे खुद का फोर्स, मतलब ये दोनों जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो अप्लाइड कर रहे होंगे वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। बात को आप लोग समझ रहे हैं? वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी, वो चीज़ अभी भी लगेगी। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड चार्ज अगर रख देंगे कोई चार्ज Q, तो हो सकता है कि इस पर नेट फोर्स चेंज हो जाए, इस पर भी नेट फोर्स चेंज जाए, बट सिर्फ इस दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, क्या अब चेंज हुआ या अभी भी वही है? तो अभी भी वही रिमेन सेम फोर्स अप्लाइड होगा। एक क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर, नीट के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान दें, रिपीट किया जा सकता है, कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है क्वेश्चन में। चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि अभी की इस चार्ज पार्टिकल्स को अगर किसी मीडियम के अंदर अगर रख देते हैं देन फोर्स विल बी चेंज। तो यहाँ पे बता दिया गया कि किसी मीडियम तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मीडियम डिस्टेंस का मतलब होगा कि जैसे वाटर के अंदर हम दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस जो एयर में रखा हुआ था, दोनों चार्ज को उठाए और ले गया के कहाँ रख दिए? वाटर में रख दिए। हो सकता है केरोसिन ऑयल में रख दिए, हो सकता है कि हम लोग पेट्रोल के अंदर डाल दिए, हो सकता है कि किसी और मीडियम के अंदर डाल दिए, कहीं भी ले बस सेम डिस्टेंस पर रख दिए। बस हम सेम डिस्टेंस पे इसलिए रखना चाहते हैं बिकॉज कि हम कंपेयर करना चाहते हैं कि एयर में वही चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था तो फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा था, और वही सेम डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल किसी और मीडियम में रख दिए देन व्हाट विल बी फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इसका एक क्वेश्चन में आपको देगा एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ये चीज़ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो फोर्स का जो वैल्यू हो जाता है, अब ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब इतना समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और एक और चीज़ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नीचे में हो जाता है एप्सिलॉन आर का। बाकी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो पहले हम लोग एयर में लेके सॉल्व कर रहे थे वो चीज़ अभी भी अप्लाइड होगा। तो अगर यहाँ पे से अरेंज किया जाए तो एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हम लोग F बोल सकते हैं। F इन द सेंस का मतलब फोर्स इन एयर मीडियम, तो F बाई एप्सिलॉन आर, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इन मीडियम, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज केप्ट इन द मीडियम, ओके, देन फोर्स विल बी व्हाट, देन फोर्स विल बी F बाई एप्सिलॉन आर, F बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 1 से बड़ा होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अगर एप्सिलॉन आर के यहाँ पर निकाले तो F बाई क्या रख सकते हैं? FM रख सकते हैं, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो F ग्रेटर देन FM। यहाँ से क्या पता चला कि जब भी एयर मीडियम में जो फोर्स लग रहा था वो ऑलवेज ग्रेटर होता है मीडियम वाले फोर्स से। ऑलवेज मतलब अगर कूलम्बिक फोर्स क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं भी आपसे पूछ दे कि बताइए कूलम्बिक फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कूलम्बिक जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम हमेशा एयर में अप्लाइड होता है।
उसके अलावा किसी भी मीडियम में चले जाओ, किसी भी अनदर मीडियम में चार्ज पार्टिकल कहीं भी रख लो, कूलम्बिक फोर्स हमेशा लेस ही होगा एज कम्पेयर टू एयर मीडियम। यानी कूलम्बिक फोर्स अप्लाइड होता है मैक्सिमम कहाँ पर होता है, कूलम्बिक फोर्स जो अप्लाइड होता है मैक्सिमम एयर मीडियम में अप्लाइड होता है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ। बाकी आपको जिसको डिफिनेशन का जरूरत है, यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन कर रहे होंगे तो ट्राई कीजिएगा, अगर चीज़ें आप लोगों को पता होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, उसका PDF बना के उसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो डायरेक्ट अपने कॉपी में एक नोट्स में इसको लिखिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा चीज़ें। ऐसे तो हमारे समझाने से आपको समझ में आ ही रहा होगा, बट ऐसे अगर आपको लगे कि लिखना ज़रूरी है तो देन नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा आलसी मत बनिए, ओके।